एमए समाजशास्त्र चतुर्थ सेमेस्टर। आज हम देखेंगे आपका दूसरा प्रश्न पत्र, जिसमें आज हमारा जो शीर्षक है या जो आज हम जिस शीर्षक पर अध्ययन करने वाले हैं वो है प्रभु जाति। आपके दूसरे प्रश्न पत्र का अध्याय जिसमें आज हम चर्चा करेंगे प्रभु जाति। प्रभु जाति, ठीक है। यहाँ पर दो शब्द बने हैं, दो शब्दों के मेल से एक शब्द बना है प्रभु, और जाति के मेल से क्या बना है प्रभु जाति। तो जाति तो हमें पता है क्या है। जाति एक बंद वर्ग है जिसमें हम जन्म लेते हैं और अपनी सभी क्रियाएं समाप्त कर मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। हम अपनी जाति में परिवर्तन नहीं कर सकते, ठीक है। अब प्रभु, हम साधारण रूप से क्या कहते हैं ईश्वर को? प्रभु, भगवान। क्या करते हैं हम? इनकी सत्ता को स्वीकार कर लेते हैं, इन पर विश्वास करते हैं और मानते हैं कि इस दुनिया में जो भी घटित हो रहा है वो ईश्वर या प्रभु के नियंत्रण में है। और हम मंदिर जाकर या घर के मंदिरों में ईश्वर को प्रणाम करते हैं, पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, उनके वर्चस्व को स्वीकार करते हैं। प्रभु खुश रखना भाई, ठीक है। तो प्रभु जाति, तो प्रभु जाति क्या है? जब किसी एक क्षेत्र में उस क्षेत्र की किसी एक जाति का उस क्षेत्र के सभी जातियों की जनसंख्या पर प्रभाव होता है, तो वह प्रभाव रखने वाली जो जाति है उस क्षेत्र के लिए क्या कहलाई जाएगी? वह जाति प्रभु जाति, ठीक है। हम देखते हैं प्रभु जाति को। तो सिंपल परिभाषा जो मैंने बनाई है प्रभु जाति की आपके लिए, वह है किसी क्षेत्र की एक जाति जो उस क्षेत्र की समस्त जनसंख्या पर, समस्त जनसंख्या अर्थात उस क्षेत्र में चाहे कितनी भी जातियां हो, उन सभी जातियों की संख्या उस संख्या पर अपना प्रभाव रखती हो, उसे हम क्या कहते हैं? प्रभु जाति कहते हैं। अब हम एम.एन. श्रीनिवासन ने जो प्रभु जाति का सिद्धांत दिया है उसे देखते हैं। तो कल हमने पढ़ा था एम.एन. श्रीनिवासन का जीवन परिचय और उनके द्वारा मैसूर के रामपुरा गांव का किया हुआ अध्ययन, जिसमें उन्होंने किस जनजाति को रामपुरा गांव की प्रभु जनजाति कहा है? ओक्कालिंगा जनजाति, ठीक है। ओक्कालिंगा जनजाति मैसूर के रामपुरा गांव की प्रभु जाति है, ठीक है। तो अब हम एम.एन. श्रीनिवासन के मैसूर के रामपुरा गांव का अध्ययन करते हैं, जहां पर उन्होंने प्रभु जाति को क्या कहा था? ओक्कालिंगा जनजाति कहा था। वहां की प्रभु जनजाति कौन सी बताएगी? ओक्कालिंगा जनजाति, जिसे हम प्रभु जाति कहेंगे, ठीक है। ओक्कालिंगा जनजाति मैसूर के रामपुरा गांव की प्रभु जाति है, क्योंकि उस क्षेत्र पर अर्थात रामपुरा गांव में जितनी भी जातियां हैं या सभी जातियों की जो जनसंख्या है, उस जनसंख्या पर एक ही जाति की या एक ही जनजाति का नियंत्रण या प्रभाव रहेगा। वह कौन सी रहेगी? ओक्कालिंगा जनजाति। यह कहाँ पर मिला या ये ज्ञान श्री एम.एन. श्रीनिवासन को कहाँ से मिला? रामपुरा गांव के अध्ययन से, ठीक है। उन्होंने वहां पर रिसर्च किया, अध्ययन किया। अब हम परिभाषा देख लेते हैं प्रभु जाति की। प्रभु जाति की परिभाषा किनके अनुसार? एम.एन. श्रीनिवास के अनुसार। तो एक जाति का प्रभु जाति, एक जाति का प्रभु जाति, एक जाति को कहे, लिखेंगे यहाँ पर हम, एक जाति को प्रभु जाति तब कहा जा सकता है जब संख्यात्मक आधार पर किसी गांव अथवा स्थानीय क्षेत्र में शक्तिशाली हो। जब एक जाति प्रभु जाति तभी कहलाई जाएगी जब वह संख्यात्मक आधार पर, मतलब उसकी संख्या ज्यादा होगी किसी गांव या क्षेत्र में, ठीक है। कहा है ना, संख्यात्मक आधार पर किसी गांव अथवा स्थानीय क्षेत्र में शक्तिशाली हो। स्थानीय क्षेत्र मतलब उसका एक निश्चित दायरा होगा, एक निश्चित गांव होगा, उस गांव की एक जनजाति या एक जाति जो उस गांव की सभी जाति पर या सभी जनसंख्या पर अपना नियंत्रण रखती हो, ठीक है, और उस क्षेत्र में शक्तिशाली मानी जाती हो, अथवा आर्थिक एवं राजनीतिक रूप से अपने प्रभाव का प्रबल रूप से प्रयोग करती हो। आर्थिक, जिनके पास पैसा भरपूर हो, जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो और उस क्षेत्र में, उस क्षेत्र से संबंधित जो भी नीतियां निर्धारित होती हो
उन नीतियों को निर्धारित करने में राजनीतिक रूप से अर्थात जो उस क्षेत्र से संबंधित नीतियां बनती है, उस क्षेत्र के विकास से संबंधित या उस क्षेत्र से हर प्रकार से चाहे किसी भी प्रकार से संबंधित हो, नीतियां जो बनेगी उस क्षेत्र के लिए उस पर अपना प्रभाव रखती हो। ठीक है, यह आवश्यक नहीं कि परंपरागत जातीय संस्करण में वह सर्वोच्च जाति के रूप में हो। अब यहाँ पर एक बात है जो महत्वपूर्ण है कि यहाँ एक आवश्यक हम लोग देखते हैं कि किसी क्षेत्र में क्या होता है, हमारे गांव में एक जाति को हम महत्व देते हैं और हम किस जाति को महत्व देते हैं, जो हमारे क्षेत्र की जाति सबसे ऊंची मानी जाती है। हो सकता है वो जाति हमारे गांव में भी ऊंची मानी जाती हो, दूसरे गांव में भी ऊंची मानी जाती हो और कई गांवों में ऊंची मानी जाती हो। अर्थात वो कई गांवों में जातीय संस्करण में क्या है, ऊंचा स्थान रखती है, इसीलिए उसे कई गांवों में ऊंची ही जाति मानी जाती है। पर प्रभु जाति के सिद्धांत में ऐसा नहीं है। हो सकता है कोई जाति या कोई जनजाति एक क्षेत्र में प्रभु जाति हो, वहां पर उसका ऊंचा स्थान हो, परंतु यह आवश्यक नहीं है कि वही जाति किसी और क्षेत्र में ऊंचे स्थान की जाति हो, वहां पर वह जाति निम्न स्थान की भी हो सकती है। ठीक है, तो एक ऐसी जाति जो किसी क्षेत्र पर अपना राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक रूप से प्रभाव रखती है, वह जाति उस क्षेत्र की प्रभु जनजाति कहलाई जाएगी। अब हम प्रभु जनजाति की या प्रभु जाति की विशेषताएं देख लेते हैं। इन्हें हम प्रभु जाति के निर्धारक तत्व भी कह सकते हैं, जिसमें सबसे पहला है भूस्वामित्व। जो प्रभु जाति है, किसी क्षेत्र की प्रभु जाति जो है, उस जाति के पास उस क्षेत्र में सर्वाधिक भूमि का स्वामित्व होगा। सबसे ज्यादा किसी जाति के पास वहां पर कृषि योग्य भूमि होगी तो वह उसी जाति के पास होगी। किसके पास? प्रभु जाति के पास। और सर्वाधिक कृषि भूमि पर वही जाति करती होगी। उसके पश्चात अधिक जनसंख्या, प्रभु जाति का अधिक घनत्व होगा। यदि कोई जाति किसी क्षेत्र की प्रभु जाति है तो उस जाति की जनसंख्या उस क्षेत्र में सर्वाधिक होगी। उसके पश्चात जातीय संस्करण में उच्च स्थान। अब यहाँ पर एक चीज कंफ्यूज नहीं होना है, आप कंफ्यूज हो सकते हो। कंफ्यूज कैसे कि अभी तो क्या कहा है कि जातीय संस्करण में वह सर्वोच्च जाति के रूप में हो। ठीक है, हाँ, जातीय संस्करण में वह सर्वोच्च जाति के हो। पर एक चीज है कि भाई वह उस क्षेत्र के जातीय संस्करण में हो। आवश्यक नहीं है कि वह किसी और दूसरे क्षेत्र के जातीय संस्करण में हो। तो यहाँ पर आप कंफ्यूज नहीं होना है। आपको क्या, जातीय संस्करण में उच्च स्थान हो, मतलब किसके लिए? उसी क्षेत्र के लिए, बाकी दूसरे क्षेत्र के लिए नहीं। फिर उसके पश्चात शिक्षा का उच्च स्तर। तो जो प्रभु जाति है किसी क्षेत्र की, उस जाति के अधिकतर सदस्य उच्च शिक्षित होंगे, उच्च शिक्षा प्राप्त किए होंगे, तो हम कह सकते हैं कि उनका शिक्षा का स्तर कैसा होगा? उच्च होगा। उसके पश्चात संघर्ष करने की क्षमता। वह जाति अपने क्षेत्र के विकास के लिए, अपने क्षेत्र के लोगों के लाभ के लिए और अपने लाभ के लिए संघर्ष करेगी। अर्थात उनमें क्या होनी चाहिए? संघर्ष करने की क्षमता होनी चाहिए। यदि हम किसी जाति को हमारे क्षेत्र की प्रभु जनजाति कहे या प्रभु जाति कहे और वह हमारे क्षेत्र से संबंधित जो भी नीतियां बन रही है, वो नीतियों को, अगर गलत नीतियां बने तो उसका विरोध नहीं करेंगी और अच्छी नीतियां बनाने के लिए संघर्ष नहीं करेगी, तो क्या हम प्रभु जाति कहेंगे क्या उसे? नहीं। उसने क्या करना चाहिए कि गलत नीतियां है उसका विरोध करना चाहिए और जो फायदे वाली नीतियां, लाभ वाली नीतियां, अच्छी नीतियां है उसके लिए संघर्ष करना चाहिए। अर्थात उसमें संघर्ष करने की क्षमता होनी चाहिए। उसके बाद है सामाजिक स्थिति। उस जाति की, अर्थात जो जाति किसी क्षेत्र की प्रभु जाति है, उस जाति की उस निश्चित क्षेत्र में सामाजिक स्थिति कैसी होनी चाहिए? अच्छी होनी चाहिए। अर्थात उनका रहन सहन, बोलचाल के तरीके, उनका जीवन यापन करने के तरीका, सब कुछ चीजें कैसी होनी चाहिए? अच्छी होनी चाहिए।
अर्थात कैसी होनी चाहिए, उनकी सामाजिक स्थिति ऊंची होनी चाहिए, ठीक है। उसके पश्चात उनकी आर्थिक स्थिति कैसी होनी चाहिए, ऊंची होनी चाहिए, चाहे वह कृषि से हो या किसी व्यवसाय से हो, व्यापार से हो या किसी प्रकार की नौकरी से हो, परंतु वो किस मार्ग से हो, किस मार्ग से हो, आर्थिक स्थिति अच्छी, गलत मार्ग से न हो, सट्टा, दारू या अवैध रूप से कमाए हुए धन से नहीं, ईमानदारी पूर्वक कमाए हुए धन से उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। फिर उसके पश्चात राजनीतिक स्थिति उस क्षेत्र की या उस क्षेत्र के विकास से संबंधित जितनी भी योजनाएं बनेगी, उन योजनाओं के क्रियान्वयन में या उस योजनाओं के निर्धारण में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहेगा, अर्थात इनकी राजनीतिक स्थिति कैसी होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। फिर उसके बाद विकास योजनाओं से लाभ, ये जाति क्या करेगी, उच्च शिक्षित है, उच्च शिक्षित होने के कारण क्या हुआ है कि ये खुद से संबंधित या स्वयं की जाति से संबंधित या स्वयं के क्षेत्र से संबंधित विकास की जितने भी योजनाएं बन रही है, उन योजनाओं पर अपना ध्यान शुरू से बनाए रखेगी और ऐसी योजनाओं को अपने क्षेत्र में लाने का प्रयास करेगी और अपने क्षेत्र का विकास करने का प्रयास करेगी और उन योजनाओं को अपने क्षेत्र में लेकर आएगी, सभी को अपने विश्वास में लेकर या शासन प्रशासन पर दबाव डालकर। हो सकता है शासन प्रशासन किसी योजना को स्वीकार न करे तो उस क्षेत्र के सभी लोगों को संगठित कर कर संघर्ष करके क्या करेगी, विकास की योजनाओं को अपने क्षेत्र में लाएगी। फिर अब हम देखते हैं आलोचना, ठीक है। आलोचना किसी भी, हम एमए के विद्यार्थी हैं, किसी भी प्रश्न का उत्तर लिखे या हम किसी भी शीर्षक या किसी भी विषय के बारे में अध्ययन करें तो बीए में तो चल गया आपका, पर एमए में आपको क्या करना है, उसकी आलोचना या समालोचना या निष्कर्ष या जिसे हम कहते हैं साधारण भाषा में 10वीं 12वीं में निबंध लिखते थे ना हम लोग, क्या कहते थे, उपसंहार, वो आपको प्रश्न के अंत में या आपका जो भी शीर्षक पर आप लेख लिख रहे हो उसके अंत में आपको लिखना है, जो आप अपने विचार से भी लिख सकते हो। अपने विचार मतलब कुछ भी अनाप शनाप नहीं, जो आपने पढ़ लिया उसमें आपको जो कमियां लगी वो कमियां लिखना है, ठीक है। या आप अपने विचारों को अपने इस ज्ञान के आधार पर जो आपने विचार सोचे हैं या जो आपके मन में विचार आए, उन विचारों के साथ साथ कुछ विद्वान भी होते हैं जिन्होंने उसकी आलोचना की, समालोचना की या उसका अध्ययन करके कुछ अपनी बातें प्रस्तुत की, अपने विचार प्रस्तुत किए, उनको आपको अंत में लिखना होता है। तो अब हम देखते हैं समालोचना या आलोचना। तो अब हम देखेंगे आलोचना किसकी, प्रभु जाति की, किनके अनुसार, टीके ओमन के अनुसार। तो टीके ओमन क्या कहते हैं, प्रभावी जाति एवं राजनीतिक व्यवस्था। तो जो सबसे पहले आलोचना की है टीके ओमन ने, उसमें क्या बताया है कि ये कैसी जाति होगी, उस क्षेत्र की प्रभावी जाति होगी, उस क्षेत्र पर अपना प्रभाव डालेगी और इनकी एक राजनीतिक व्यवस्था होगी। परंतु यहाँ पर अब क्या हो गया, इनका प्रभाव तो है। अब देखिए उन्होंने जो बात बताई है वो शॉर्ट रूप से यहाँ पर तो लिख दी है, पर उसकी व्याख्या भी तो करना होगा ना हमें। सिर्फ छोटा छोटा लिखने से तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। तो उसके लिए क्या है कि हमें इसको विस्तार से लिखना होगा। क्या लिखना होगा कि प्रभु जाति अपने क्षेत्र की प्रभावी जाति है और वह अपने क्षेत्र की राजनीतिक व्यवस्था पर अपना प्रभाव रखती है। परंतु अब इसमें भी परिवर्तन दिखाई देने लगा है। किस प्रकार का परिवर्तन, साधारण रूप से देखते हैं ना हम कि यदि किसी क्षेत्र में किसी जाति की जनसंख्या अधिक होती है तो चुनावी पार्टियों द्वारा अर्थात राजनीतिक पार्टियों द्वारा उस जाति के सदस्य को टिकट दी जाती है। लोकसभा या विधानसभा या नगर निकाय या स्थानीय निकाय या त्रिस्तरीय पंचायत जो भी हो, उनमें उस व्यक्ति को टिकट दी जाती है जो उस क्षेत्र की अधिक जनसंख्या वाली जाति का हो। उससे क्या होगा कि अधिक जनसंख्या होने के कारण वही व्यक्ति विजित होकर लोकसभा, विधानसभा
या जनपद पंचायत, जिला पंचायत या नगर निकाय जो भी चुनाव हो उसमें क्या होगा, अपना प्रतिनिधित्व करेगा। और किसका प्रतिनिधित्व करेगा, सिर्फ अपनी ही जाति का करेगा, क्योंकि भाई उसको सर्वाधिक वोट किससे मिले हैं, अपनी जाति से मिले हैं। अब वो तो पता नहीं कि किसने दिए क्या दिए, पर उसको टिकट किस आधार पर दी गई थी, क्योंकि उस व्यक्ति की उस क्षेत्र में सर्वाधिक जातीय संख्या है, उसकी जाति की संख्या उस क्षेत्र में सर्वाधिक है। तो ये एक आलोचना हो गई। उसके पश्चात प्रभावी जाति और समाज, तो क्या करते हैं ये, अब यहां पर क्या बदलाव हुआ इनमें कि इनका तो अपने क्षेत्र में एक प्रभाव है, तो प्रभावी जाति है ही, इसीलिए तो प्रभु जाति है। अब राजनीतिक इनका समाज, अब इनका समाज देखते हैं तो क्या कर लिया, इनका जो समाज है या ये जाति ने क्या कर लिया हुई कि अपने से संबंधित जो भी योजनाएं हैं या अपने क्षेत्र से संबंधित जो भी योजनाएं है, उन योजनाओं को ला लिया, पर बांट किसको दिया, अपनी ही जाति के लोगों को। देखते हैं ना, हमारी जाति के लोगों को हम पहले प्राथमिकता देंगे, हमारे रिश्तेदारों को पहले प्राथमिकता देंगे, तो इस प्रकार का भेदभाव होने लग गया। फिर उसके पश्चात देखते हैं प्रभावी जाति एवं आर्थिक व्यवस्था। प्रभावी जाति तो रहेगा क्योंकि प्रभु जाति है, तो हर पॉइंट में प्रभावी जाति आपको लिखना ही है यहाँ पर आलोचना में। और लिखना ही नहीं है नहीं, ये हमको इसलिए भी लिखना है क्योंकि टीके ओमन ने इन्हीं शब्दों में कहा है। फिर इसका एक्सप्लेनेशन आप सिंपल शब्दों में, अपने सिंपल शब्दों में भी दे सकते हो, आपको जैसे भाषा शैली में अच्छा लगता है वैसे दे सकते हो, पर वही एक्सप्लेनेशन देना है जो टीके ओमन ने दिया है। नहीं तो टीके ओमन ने दिया है और आप लिखेंगे मुखर्जी का या घुरिए का, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो प्रभावी जाति है और इनका क्या है, इनकी आर्थिक व्यवस्था है, इनका एक व्यवसाय है, उस व्यवसाय को यही लोग करेंगे, बाकी दूसरे लोग नहीं करेंगे। अब इससे क्या होगा कि बाकी दूसरी जाति के लोग उस व्यवसाय से संबंधित उत्पादन के लिए प्रभु जाति पर निर्भर रहेगी, पर प्रभु जाति बाकी सभी चीजों के लिए किन पर निर्भर रहेगी, बाकी जातियों पे या बाकी जनजातियों पे। फिर उसके पश्चात प्रभावी जाति और ग्रामीण शक्ति संचय, तो यह जाति कैसी है, प्रभावी है और ग्रामीण शक्ति संचय। अब ग्रामीण शक्ति संचय कैसे कि गांवों में जो विकास होना है वो विकास क्या होगा भाई, प्रभावी जाति की शक्ति के आधार पर होगा। प्रभावी जाति के पास या प्रभु जाति के पास शक्ति है, वह क्या करेगी, अपनी शक्ति का प्रयोग करके ग्राम के विकास से संबंधित नीतियों का निर्धारण करेंगे। पर भारत कैसा देश है, लोकतंत्र देश है, यहाँ पर लोकतंत्र द्वारा या जनता द्वारा शासन को चुना जाता है। अब क्या हो गया, चलो जाति वाले लोग तो उस व्यक्ति को वोट दे देंगे, पर हम उस जाति के नहीं है और वह व्यक्ति योग्य नहीं है, तो हम क्या करेंगे, उस व्यक्ति को वोट ना देके किसी अन्य व्यक्ति को वोट देंगे जो योग्य होगा, जिससे क्या होगा कि भाई उस जाति का प्रभाव अब धीरे धीरे कम होने लग गया और उनकी जो शक्ति है वो शक्ति संरचना भी अब धीरे धीरे हम क्या करेंगे, उसको कमजोर करने का प्रयास करेंगे। कमजोर करने का प्रयास किया ना बाकी लोगों ने कि उस व्यक्ति को या उस जाति के व्यक्ति को वोट नहीं देना या चुनाव में आगे नहीं बढ़ाना है, अर्थात उसे विधायक, सांसद या किसी प्रकार के प्रमुख का पद पे सिलेक्ट नहीं करना है। यदि हम ऐसा करेंगे तो हो सकता है वो व्यक्ति गलत हो, तो क्या करेगा, गलत काम ही करेगा या अपनी ही जाति के बारे में अधिक सोचता होगा, तो सर्वाधिक योजनाओं का लाभ अपनी ही जाति को देगा, बाकी जाति को नहीं। तो ये था आपका आज का शीर्षक प्रभु जाति, जो मैसूर के रामपुरा गांव का अध्ययन करके MN श्रीनिवासन ने यह प्रभु जाति का सिद्धांत दिया है, जो किस जाति का अध्ययन जो रामपुरा गांव की जाति थी, जो प्रभु जाति थी, वो कौन सी जाति थी, ओक्का लिंगा।